Hello everyone, welcome again in this online platform of engineers classes for you। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग को ना दिख रहा होगा, ये पावर इंजीनियरिंग का जो है वो यहाँ पे पावर इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्चुअली में डिस्कस करेंगे। और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर में ये जो झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस डिजाइन किया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो सब्जेक्ट है पावर इंजीनियरिंग, ये एक्चुअली में फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना है स्टूडेंट को। तो फिफ्थ सेमेस्टर में ऑलरेडी ये जो है वो 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव जो है ना वो आपका जेयूटी सिलेबस में यानी उसके अकॉर्डिंग जो है उसका पैटर्न के अकॉर्डिंग वो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है। तो 2 नंबर का होता है, ऑब्वियस है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आप बस यहाँ पे ऑप्शन को चूज करेंगे, सही ऑप्शन को, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता। यहाँ से आपको 2 मार्क्स एकदम सॉलिड मिलेगा, थोड़ा भी नंबर कटने का चांस नहीं है डियर। तो आपको समझ में आ रहा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप ऑब्जेक्टिव को यदि सही कर दिए ना, अभी करेंटली जो है वो पहले 10 ऑब्जेक्टिव पूछता था एक्चुअली में, लेकिन अभी करेंटली जो है वो 8 ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूछा जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 8 होगा। तो हम इससे पहले 2014 का क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, लेक्चर बड़ा भी बना था, लेकिन जो भी स्टूडेंट वो लेक्चर को देखे होंगे ना, उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट समझ में आया होगा। आप वहाँ पे 10 क्वेश्चन करवाए थे, क्योंकि 2014 में भी आपका 10 क्वेश्चन ही पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। तो 10 क्वेश्चन कराए, लेकिन वहाँ से 50-60 क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे यदि उतना कॉन्सेप्ट आपका सीखा हुआ है। तो वैसे अभी भी 10 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन यहाँ से जो है यहाँ से फिर से आप 50-60 क्वेश्चन जो है वो इजीली आप कर लेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट ABCD ना बता करके वो क्यों ऑप्शन हो रहा है, किस वजह से हुआ, थोड़ा उतना बातें को लेकर के ही चलेंगे डियर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो बिना स्किप किए आप जो है पूरे लेक्चर को देखिए। 100% अभी जस्ट जो एग्जाम होने वाला है उसमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का काफ़ी इंपॉर्टेंस भी है एग्जाम में। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए लिखा हुआ चूज दी करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन जो है वो चुनना है, जिसमें से पहला क्वेश्चन में है दी डीजल साइकिल कंसिस्ट। लिखा हुआ है कि डीजल जो साइकिल होता है, जैसे आपको हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, जैसे एक ऑटो साइकिल होता है, डीजल साइकिल भी होता है, डुअल साइकिल भी होता है। तो ऑटो साइकिल जो होता है ना वो पेट्रोल इंजन के लिए होता है। हम लास्ट लेक्चर में ये बात बता चुके हैं कि ऑटो साइकिल जो होता है वो पेट्रोल इंजन के लिए होता है। ऑटो साइकिल कोई पूछ दे तो कौन इंजन के लिए, तो आप बोलेंगे ये जो है ये साइकिल ये है पेट्रोल इंजन के लिए, ये साइकिल है पेट्रोल इंजन के लिए। और इस साइकिल में जो है वो आपका दो जो है ना वो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। 2 आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। आइसोकोरिक का मतलब होता है, सही बच्चे को मालूम होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। एंड जो 2 है ना, एंड 2 वो होता है आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। 2 जो होता है वो होता है आइसेंट्रोपिक, यानी PV टू दी पावर गामा बराबर कांस्टेंट। तो इस तरह से 4 टोटल प्रोसेस होता है। टोटल आप कह सकते हैं टोटल 4 प्रोसेस, टोटल 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इस साइकिल में। ऑटो साइकिल का बात करें डियर, ऑटो साइकिल का बात कर रहे हैं डियर। तो खैर आप समझ गए यहाँ पे। अब देखिए पेट्रोल इंजन के लिए होता है। यदि आप डीजल साइकिल का बात करेंगे, इस क्वेश्चन में डीजल साइकिल का ही बात किया हुआ है। तो देखिए डीजल, कभी हो सकता है कि सेमी क्वेश्चन को चेंज करे, दी डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ, ऑफ के बाद खाली जगह है प्रोसेसेस, और यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अब ऐसे ही कभी डीजल साइकिल ना करके ऑटो ही आ जाए, तो आ तो कहीं से भी सकता है ना, सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा। तो आपको हम थोड़ा अगल बगल का चीज़ बताते जा रहे हैं। ये होता है पेट्रोल इंजन, सॉरी डीजल इंजन के लिए डीजल साइकिल। और इसमें जो है डियर वो इसमें क्या होता है, तो इसमें आपका 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। कितना आइसेंट्रोपिक? 2। आप कहेंगे सर पेट्रोल में भी तो आपका 2 आइसेंट्रोपिक था। बिल्कुल भी, डीजल में भी 2 आइसेंट्रोपिक, एकदम बिल्कुल सही समझ रहे हैं। 1 जो होता है वो आइसो बारिक प्रोसेस होता है। 1 कैसा होता है? आइसो बारिक। एंड 1 जो है
वो होता है डियर आइसोकोरिक प्रोसेस। वन क्या होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस। अब हम आपको बता दें, थोड़ा और नॉलेज के लिए बता दें, क्योंकि नॉलेज क्या एग्जाम में भी आ सकता है। जो ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस दिख रहा है, जो ये आइसेंट्रोपिक दोनों साइकिल में दिख रहा है, ये जो है कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन के लिए। ये कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन आने कहने का मतलब, कभी किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि ऑटो साइकिल में कंप्रेशन कैसे होता है, तो आपका जवाब होगा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस से होता है। ठीक है। कभी पूछ दिया जाए एक्सपेंशन कैसे होता है ऑटो डीजल साइकिल में, तो आपका जवाब होगा एक्सपेंशन आइसेंट्रोपिक होता है। क्लियर ना? अब देखिए, अब जो आइसोकोरिक जो यहां एक दिख रहा है ना, ये हीट रिजेक्शन का बात है, यानी एचआर। और यहां पे दो आइसोकोरिक है, इसमें से एक आइसोकोरिक जो होगा ये हीट रिजेक्शन के लिए ही है, और एक और आइसोकोरिक जो है, एक और जो है वो है हीट एडिशन के लिए। लेकिन यहां पे हीट एडिशन जो है, इसका मतलब कि प्रेशर बराबर कांस्टेंट के साथ क्या होगा? हीट का एडिशन होता है। यानी आप कहेंगे सर डीजल साइकिल में हीट एडिशन पूछ दे कैसे होगा, तो बाबू आपका जवाब होना चाहिए कांस्टेंट प्रेशर के साथ, यानी आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस के थ्रू हीट एडिशन होता है डीजल साइकिल में। पूछ दिया जाए कि ऑटो साइकिल में हीट एडिशन कैसा होता है, आपका जवाब होना चाहिए कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ होता है, या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस पे बेस्ड होता है आपका हीट एडिशन का प्रोसेस, किसमें? ऑटो साइकिल में। अब आप एक चीज का ध्यान दीजिए, हीट रिजेक्शन का बाबू। आप कहेंगे सर हीट रिजेक्शन ऑटो में भी वही है, डीजल में भी वही है। बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं। ऑटो डीजल में हीट रिजेक्शन सेम है, और दोनों में कांस्टेंट वॉल्यूम से हीट रिजेक्शन होता है। देखिए कितना क्वेश्चन यहां बन रहा है, देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 1 में 10-12 क्वेश्चन बन रहा है। पूछ दे कि हीट रिजेक्शन ऑटो में कैसे होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम से। पूछ दे कि हीट रिजेक्शन डीजल में कैसे होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम से। क्लियर ना? वैसे ही पूछ दे हीट एडिशन ऑटो में कैसा होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम से। लेकिन हीट एडिशन डीजल में कैसा होता है? तो कांस्टेंट प्रेशर से। एक्सपेंशन कंप्रेशन कैसे होता है? तो दोनों साइकिल में सेम तरीके से होता है, आइसेंट्रोपिकली होता है। एक और यहाँ पे हम साइकिल डिस्कस अभी कर दे रहे हैं आप लोग के सामने, थोड़ा बहुत शायद पूछ दिया जाए जो इससे रिलेटेड होता है, और वो है आपका डुअल साइकिल। वो है आपका डुअल साइकिल। तो याद रखिएगा डुअल साइकिल में जो है ना, ये इस साइकिल का नाम कभी पूछ दे और क्या है, तो आप याद रखिएगा मिक्स्ड साइकिल, या फिर लिमिटेड प्रेशर साइकिल, लिमिटेड PRE साइकिल, लिमिटेड प्रेशर साइकिल भी इसका नाम है। अब इस साइकिल में जो होता है ना डियर, वो इस साइकिल में क्या होता है? देखिए, वन जो आपका होता है वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट हीट एडिशन होता है, वन जो है वो प्रेशर बराबर कांस्टेंट में हीट एडिशन होता है, हीट एडिशन हो गया। और आपका जो है वन जो है हीट रिजेक्शन तो एक ही होगा ना, वो वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट में आपका हीट रिजेक्शन होता है डियर। और जो टू है, टू वो आपका होता है एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, और ये जो होता है ये आइसेंट्रोपिकली होता है, आइसेंट्रोपिक। उम्मीद है बात को समझ रहे होंगे। यानी डुअल साइकिल में टोटल जो है 5 प्रोसेस दिख रहा होगा, 2 1 3 1 4 1 5। हीट एडिशन एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम से, फिर आपका हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर से भी, यानी कि हीट एडिशन दोनों तरीका से होता है, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम से। हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम से भी होता है। आप कहेंगे कि सर हीट रिजेक्शन जो है इसका मतलब ऑटो डीजल डुअल में सेम है। बाबू आपका कहना बिल्कुल सही है, ऑटो डीजल डुअल में हीट रिजेक्शन बिल्कुल सेम है, और वो है कांस्टेंट वॉल्यूम। और यदि एक्सपेंशन कंप्रेशन का भी बात करें तो आप कहेंगे सर एक्सपेंशन कंप्रेशन भी तीनों साइकिल में सेम है। तीनों साइकिल में क्या कॉमन है? तो हीट रिजेक्शन कॉमन है और एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन कॉमन है। बाकी जो हीट का एडिशन है वो तीनों साइकिल में डिफरेंस है, और वही जो है तीनों साइकिल को अलग बनाता है। यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं ऑटो साइकिल को, क्योंकि ऑटो साइकिल में हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। कांस्टेंट प्रेशर साइकिल जो है वो डीजल साइकिल को बोलते हैं, क्योंकि डीजल साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होता है।
और आपका डुअल साइकिल को मिक्स्ड साइकिल बोलते हैं, क्योंकि इसमें हीट एडिशन जो है वो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम से भी होता है और कांस्टेंट प्रेशर से भी होता है। यानी कि आप कह सकते हो ऑटो साइकिल का भी मेथड को यूज करता है डुअल साइकिल, और साथ ही साथ जो है डीजल साइकिल का भी मेथड को यूज करता है। यानी दोनों का कंबाइंड मेथड यूज करता है आपका डुअल साइकिल, एक ऐसे ही बोल सकते हैं आप, क्योंकि हीट एडिशन दोनों में जो हो रहा है वही वाला इसमें कंबाइंड हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी कांस्टेंट प्रेशर पे। उम्मीद है यहां तक बातें आपको समझ में आया है। और बहुत कुछ यहां पे बोले हैं, बहुत सारा क्वेश्चन, पहला ही का क्वेश्चन का हम 15 निकल रहा है यहीं से। आपको हम बोले 50-60 से ऊपर क्वेश्चन आपको सिखाएंगे अभी हम ऑब्जेक्टिव का, यहीं से आपका 15 क्वेश्चन हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन का आप जवाब दे देते हैं डियर। पूछा है डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ प्रोसेस, तो 1 कांस्टेंट प्रेशर एंड 1 कांस्टेंट वॉल्यूम। 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, देखिए 2 कांस्टेंट वॉल्यूम बिल्कुल नहीं। अब 2 कांस्टेंट वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं, 2 कांस्टेंट प्रेशर बिल्कुल भी नहीं, नन ऑफ दीज भी नहीं, तो ऑप्शन होगा ए। लेकिन ये ऑप्शन 100% जो है सही नहीं है, तो इसमें क्या होना चाहिए, तो आपको हम बताते हैं। क्वेश्चन वाला थोड़ा चेंज किया, मिसप्रिंट है। 1 कांस्टेंट प्रेशर 1 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड यहां होना बहुत जरूरी था 2 आइसेंट्रोपिक। पर फिर भी थोड़ा बातें समझ में आ रहा है कि कहना क्या चाह रहा है, फिर भी समझ में आ रहा है बातें का आखिर क्वेश्चन वाला कहना क्या चाह रहा है। यानी 1 कांस्टेंट प्रेशर 1 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 आइसेंट्रोपिक, ये होता है डीजल साइकिल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अब बातें करते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इन 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, 4 स्ट्रोक वाला इंजन का बात करें। इंजन 2 टाइप का, 4 स्ट्रोक होता है, 2 स्ट्रोक होता है। 4 स्ट्रोक में जो है आप जानते हैं इंजन का जो 4 प्रोसेस है, इंजन प्रोसेस, वो जो आपका इंजन का प्रोसेस है, जैसे कि सक्शन, जैसे कि इसके बाद कंप्रेशन, ठीक है, इसके बाद बाबू ही एक्सपेंशन, और एक है एग्जॉस्ट। इस तरह से सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, ये जो चारों है ना प्रोसेस, ये चारों होने में यदि 2 रिवॉल्यूशन, 2 रिवॉल्यूशन, क्रैंक जो है 2 रिवॉल्यूशन का मतलब हुआ 720 डिग्री, यदि 2 रिवॉल्यूशन में चारों प्रोसेस कंप्लीट हो तो होता है 4 स्ट्रोक इंजन। और यदि एक ही रिवॉल्यूशन में मतलब 360 डिग्री में ही चारों प्रोसेस कंप्लीट हो जाए इंजन का चारों प्रोसेस, तो वो कहलाता है 2 स्ट्रोक इंजन। आप सुने हुए हैं, नहीं भी सुने हुए तो सुन लीजिए कि यदि ये चारों प्रोसेस होने के लिए क्रैंक जो है वो 2 चक्कर लगाता है, यानी 2 रिवॉल्यूशन करता है, तो वो इंजन 4 स्ट्रोक कहलाएगा। एक ही चक्कर में चारों कंप्लीट हो जाता है तो आपका वो 2 स्ट्रोक इंजन कहलाएगा। आइए तो यहाँ पे 4 स्ट्रोक का बात किया है। इन 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन सेक्शन कंप्रेशन पावर एंड एग्जॉस्टर, देखिए क्या लिखा, कंप्रेशन एग्जॉस्ट का बात किया, कंप्रेशन एग्जॉस्ट का बात किया, कंप्लीटेड इन, मतलब कंप्रेशन और एग्जॉस्ट कितना में कंप्लीट होता है। तो आपको हम बता दें डियर कि सक्शन कंप्रेशन जो ये दोनों है, ये दोनों जो है, यदि हम बात करें इन 4 स्ट्रोक का, इन 4 स्ट्रोक का, तो ये दोनों जो है ये बाय 180 डिग्री क्रैंक रोटेशन, आर मतलब रोटेशन, और ये दोनों जो फर्दर बचा एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट, ये दोनों भी जो है फर्दर 180 डिग्री क्रैंक, आर मतलब रोटेशन, ये 180 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, ओ सॉरी डियर, ये दोनों जो है 180 नहीं, ये दोनों जो है वो बाय 360 डिग्री, और ये भी क्या 360, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 720 डिग्री, यानी इसी को कहते हैं 2 रिवॉल्यूशन। मुद्दा समझ में आ रहा है डियर, इसी को बोलते हैं 2 रिवॉल्यूशन, 2 रिवॉल्यूशन। तो 2 रिवॉल्यूशन में ये चीजें होता है 4 स्ट्रोक इंजन के केस में, 4 स्ट्रोक का बात किए थे। अब बात हुआ कि क्रैंक कितना घूमेगा, आर कंप्लीटेड इन इतना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। तो देखिए कंप्रेशन का बात किया और एग्जॉस्ट का बात किया है, तो कंप्रेशन होने के लिए 360 तो घूम ही जाएगा, सिर्फ कंप्रेशन होने के लिए नहीं घूमेगा। लेकिन शुरुआत का जो एक चक्कर है उसमें तो शुरुआत का एक चक्कर में आपका कंप्रेशन होगा, सक्शन होगा, नहीं कंप्रेशन हो गया। अगला जो नेक्स्ट चक्कर होगा, नेक्स्ट रिवॉल्यूशन, उसी में आपका एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट होगा ना।
आप कह सकते हैं यहाँ पे ये जो हो रहा है इन फर्स्ट रिवॉल्यूशन, और नेक्स्ट जो ये हो रहा है बाबू एक्सपेंशन एग्जॉस्ट इन सेकेंड रिवॉल्यूशन, एस या नो? इन सेकेंड रिवॉल्यूशन एस या नो? आप कहेंगे हाँ। यानी क्रैंक कितना रिवॉल्यूशन किया तब हमारा कंप्रेशन भी हो गया एग्जॉस्ट भी होगा, तो आप कहेंगे सर क्रैंक जो है ना वो 2 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट आप कह सकते हैं। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2। 2 चक्कर लगाएगा तब, 2 रिवॉल्यूशन है यानी 720 डिग्री, डिग्री बात करेगा 720 याद रखिएगा, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में जो है पहला में वो कंप्रेशन होगा और नेक्स्ट अगला में आपका एग्जॉस्ट वाला बात होगा। क्लियर ना? तो ये कन्फ्यूजन जैसा क्रिएट कर सकता था आपको, तो आप उम्मीद है बात को समझ रहे होंगे कि क्या हो रहा है शायद। तो ये अगला चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। लिखा है द मोर्स टेस्ट, आप सुने होंगे मोर्स टेस्ट, ये पहला यूनिट में था। द मोर्स टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड आउट इंडिकेटेड पावर। हाँ, टू फाइंड आउट कौन सा पावर? इंडिकेटेड पावर, टू फाइंड आउट इंडिकेटेड पावर ऑफ द इंजन। तो मोर्स टेस्ट का यूज ना एक सिंगल सिलेंडर इंजन के लिए नहीं होता है, तो सिंगल सिलेंडर तो नहीं होगा। अब मोर्स टेस्ट में देखे होंगे 3-4 सिलेंडर बना करके दिखाए थे, कहने मतलब एक से अधिक में होगा, ये एक से अधिक में ही ये चीज़ होता है, एक से अधिक में ही ये चीज़ होता है आपका मोर्स टेस्ट। एक इंडिकेटेड पावर फाइंड करने के लिए करते, बाद में इंडिकेटेड जब निकल जाएगा ब्रेक वगैरह निकल जाता है और फिर फ्रिक्शनल भी निकल जाता है। तो ये कैसे फाइंड होता है, क्या होता है, ये तो यहाँ नहीं बताने वाले हम, लेकिन याद रखिएगा मोर्स टेस्ट जो है वो आप परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन में पढ़े, जहाँ इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर, फ्रिक्शनल पावर। इंडिकेटेड पावर का मतलब होता है m.cv, cv मतलब कैलोरीफिक वैल्यू। पिछले लेक्चर में आप ये चीज़ पूरा डिटेल में बता चुके, पिछला लेक्चर जरूर देख लें। तो मोर्स टेस्ट जो है एक सिलेंडर के लिए नहीं, अगला ऑप्शन है सिंगल सिलेंडर, तो वो भी नहीं, और नन तो होगा नहीं, यानी इसका ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा मल्टी सिलेंडर इंजन। याद रखिएगा मोर्स टेस्ट जो है ना वो मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए है, मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए है बाबू लोग। मोर्स टेस्ट मल्टी सिलेंडर इंजन, क्लियर है ना? मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए है, मतलब एक से अधिक सिलेंडर रहेगा, उसी के लिए मोर्स टेस्ट का यूज करते हैं, याद रखेंगे। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 में है द रेशियो ऑफ इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। लास्ट लेक्चर में भी ये बात बताए थे आपको। एक होता है आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी, और मैकेनिकल एफिशिएंसी जो होता है ना वो होता है आपका ब्रेक पावर बाय इंडिकेटेड पावर। ब्रेक पावर को ब्रेक हॉर्स पावर भी बोलते हैं, यानी बीएचपी बाय इंडिकेटेड हॉर्स पावर। कभी आपसे पूछ दिया जाए कि 1 HP बराबर कितना, याद रखिएगा 746 वाट होता है, 746 वाट होता है, कुछ भी पूछा जा सकता है ना, क्लियर याद रखेंगे आप। इंडिकेटेड पावर जो होता है ये एट पिस्टन, आप कह सकते हैं पिस्टन के पास पावर। ब्रेक पावर जो होता है क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट के पास को ब्रेक पावर बोला जाता है, क्लियर है? तो ये तो हो गया मैकेनिकल एफिशिएंसी का बात। एक आपका ना रिलेटिव एफिशिएंसी भी आप लोग को हम पढ़ाए थे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास में। एक हम इंफॉर्मेशन दे दें आप सभी बच्चों को कि मेरा जो है वो 3rd से लेकर के 6th तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो झारखंड पॉलिटेक्निक के सिलेबस पे फुल्ली बेस्ड होता है बिल्कुल भी, तो वो पूरा कोर्स रन करता है 3rd से 6th तक। तो आप बिल्कुल भी आप एप्लीकेशन जो है इंजीनियर से क्लासेस फॉर यू ऐप डाउनलोड करके वहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा डिटेल के लिए मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो कि मेरा नंबर बहुत जगह पे डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा, या फिर आप कहीं पे भी आप देखेंगे मेरा नंबर आपको दिख जाएगा। यहीं पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में ही मेरा नंबर 9406971004। तो खैर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ये मेरा फुल गारंटी होगा। कोर्स मेरे कोर्स से बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा, फुल कोर्स एकदम उसी से आएगा, लेकिन आपको धैर्य बना करके चीज़ों को अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन कोर्स लिए या ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए पढ़ाई नहीं किए, तो ऐसे बिना पढ़ाई किए आप चाहे कहीं से भी पढ़ें नहीं पॉसिबल है कि आप सीख पाएंगे। तो ये बात को आप याद रखेंगे डियर। एक होता है रिलेटिव एफिशिएंसी, में अपना क्लास में बता चुके हैं, और रिलेटिव एफिशिएंसी में भी होता है कि इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। इसी में क्या होता है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी ITH डिवाइडेड बाय होता है
डिवाइडेड बाय होता है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। ए इसका मतलब एयर स्टैंडर्ड। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी कैसे किसको बोलते हैं, तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी जैसे ऑटो साइकिल का 1 - 1 डिवाइडेड बाय आर टू दी पावर गामा -1 गामा है, तो ये किसका, ऑटो साइकिल का, ऑटो। तो ये सबको एएस मतलब एयर स्टैंडर्ड बोला जाता है डियर। तो याद रखिएगा ये रिलेटिव एफिशिएंसी इसका ऑप्शन होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि रेशियो ऑफ इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी टू दी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी इज कॉल्ड रिलेटिव एफिशिएंसी, इज कॉल्ड रिलेटिव एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी यहां बता दिए। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगा, थोड़ा वो भी हम बता दें आपको। ओवरऑल एफिशिएंसी तो देखिए, ओवरऑल एफिशिएंसी जो होता है ना, वो होता है आपका ब्रेक पावर, एकदम फाइनल आउटपुट तो ही होगा ब्रेक पावर, डिवाइडेड बाय होगा जो फ्यूल बर्निंग से जो पावर मिला, यानी पावर ऑब्टेन्ड बाय फ्यूल बर्निंग, पावर ऑब्टेन्ड बाय फ्यूल बर्निंग, पावर ऑब्टेन्ड बाय फ्यूल बर्निंग, यानी कि यहीं से आपका आएगा बाबू ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय पावर ऑब्टेन्ड बाय फ्यूल बर्निंग जो होता है ना, एम डॉट फ्यूल इंटू कैलोरीफिक वैल्यू होता है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है आपका कि 1 kg के फ्यूल को जलाएंगे कितना किलो जूल या कितना जूल जो है वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, वो होता है कैलोरीफिक वैल्यू। यानी कि जितना भी चीज़ दुनिया में जलता है ना, सभी के पास कैलोरीफिक वैल्यू होता है, लकड़ी के पास भी, सभी के पास होता है। कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगा तो हीट प्रोड्यूस जो है वो सबस्टांस ज़्यादा करेगा। मोर कैलोरीफिक वैल्यू तो मोर हीट, मतलब मोर हीट कंटेंट आप बोल सकते हैं ना। एम डॉट एफ जो है वो फ्यूल का यहाँ पे मास फ्लो रेट है कि कितना फ्यूल को आप जला रहे हैं। तो ये होता है ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला। यही ओवरऑल एफिशिएंसी जो है ना, एक्चुअली में ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी का भी फॉर्मूला, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी का भी फॉर्मूला जो है वो यही होता है, BTH का, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी का। एक है आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो होता है ना, वो देखिए क्या होता है। देखिए सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का मतलब हुआ वॉल्यूम जो है, मतलब कितना क्वांटिटी जो है, कितना वॉल्यूम वो आपका फ्यूल का या फिर एयर का या फिर चार्ज का, बोले कितना चार्ज का वॉल्यूम जो है वो सक्शन स्ट्रोक के टाइम इनटेक किया, डिवाइडेड बाय स्वैप्ड वॉल्यूम। को जरूरी नहीं जितना स्वैप्ड वॉल्यूम होगा उतना इनटेक किया होगा, उतना अंदर सिलेंडर में आया होगा, है ना। तो देखिएगा लिखेंगे दी एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ चार्ज एडमिटेड इनटू दी सी चैम्बर, सी चैम्बर मतलब सिलेंडर चैम्बर, डिवाइडेड बाय स्वैप्ड वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय स्वैप्ड वॉल्यूम जिसको VS से दिखाते हैं। ये आपका होता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो इस तरह से उम्मीद है कि बहुत सारा एफिशिएंसी के बारे में बता दिया आपको कि कैसे कैसे चीज़ें होता है, क्या होता है। तो इसका तो होगा रिलेटिव एफिशिएंसी आंसर होगा। चलिए तो याद रखेंगे चौथा नंबर का रिलेटिव। अगला है, अगला देखिए क्वेश्चन पूछा है डियर कि द वर्क इनपुट टू एयर कंप्रेसर, द वर्क इनपुट टू एयर कंप्रेसर इज मिनिमम। वाह बहुत बढ़िया, वर्क इनपुट टू एयर कंप्रेसर इज मिनिमम। अब आपको मालूम होना चाहिए कि कंप्रेसर एक जो है नॉन नेगेटिव डिवाइस है। हम आपको बता दें डियर कि कंप्रेसर जो है एक नेगेटिव डिवाइस है। नेगेटिव डिवाइस बिकॉज पावर इज सप्लाइड टू ड्राइव हीट। इसको चलाने के लिए हम लोग क्या देते हैं, पावर देते हैं, पावर इज सप्लाइड टू ड्राइव हीट। इसीलिए इसको कौन सा डिवाइस बोलते हैं, नेगेटिव। तो बात यहाँ बढ़िया लिखा है, दी वर्क इनपुट टू एयर कंप्रेसर। वर्क इनपुट मतलब जो इनपुट देते हैं हम लोग एयर कंप्रेसर को, दी वर्क इनपुट टू एयर कंप्रेसर, कंप्रेसर को जो इनपुट देते हैं सो इज मिनिमम, मतलब कब कम से कम होगा। आप क्या चाहेंगे, किसी को देने का बात हो रहा है, मतलब पावर दे करके चलाना है, आप क्या चाहेंगे, वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करे या कम पावर में चले। अरे आजकल देख रहे हैं LED बल्ब यूज करते हैं, 9 वाट वगैरह का रहता है, 100 वाट वाला आप नहीं जलाते, अब वो बंद ही हो गया जो फिलामेंट वाला होता था, क्योंकि अब चाहते हैं ना कि बिजली कंज्यूम कम करे, यानी इनपुट हमको कम देना पड़े और इल्यूमिनेशन बढ़िया मिले,
बढ़िया लाइट दे, बल्ब वगैरह। वैसे यहाँ कंप्रेसर एक नेगेटिव डिवाइस है, बाहर से चलाने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। तो आपका क्या होगा, आपका क्या मन होगा, आप कहेंगे सर कम से कम एनर्जी में यदि कंप्रेसर चले ना, बहुत खुशी का बात है। तो वही बात पूछा है कि आखिर कब मिनिमम होगा, यदि कंप्रेसर लॉ फॉलो, कंप्रेसर जो है किस लॉ को फॉलो करेगा। कंप्रेसर लॉ फॉलोवर नहीं, फॉलो, पता नहीं कैसे लिख दिया, फिर वहां वैसे ही लिखा होगा, ध्यान नहीं दिया। कंप्रेसर लॉ फॉलो इज, कंप्रेसर कैसा लॉ को फॉलो करेगा। आइए हम थोड़ा हम तरीके से बता दें, टेक्निकल तरीके से बता दें प्यारे आप लोग को। आप जब कंप्रेसर पढ़े थे, कंप्रेस करने का मतलब होता है वॉल्यूम को घटाना, प्रेशर को बढ़ाना। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम यहाँ पे यदि हम बनाएंगे कंप्रेसर के लिए, कंप्रेसर के लिए यदि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम यहाँ हम बनाएंगे एक सुंदर सा, मान लीजिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मान के चलिए 1 पॉइंट है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसा नाम दे दिए, है ना। देखिए इसको कहते हैं सक्शन, और फिर इधर दिख रहा है डायरेक्शन, तो इसको कहते हैं डिलीवरी। डिलीवरी मतलब कंप्रेस होने के बाद बाहर निकल गया, डिलीवरी। और ये सब जो दिख रहा है ना, ये सब आपका है कंप्रेशन। ये सारा जो दिख रहा है प्यारे आप लोग को, ये सारा है कंप्रेशन। कंप्रेशन समझ रहे हैं ना। अब कहेंगे सारा कंप्रेशन है तो क्या एक ही है, अलग अलग है। आप कहेंगे, हम कहेंगे कि देखो बाबू एक ही तो नहीं है, एक ही रहता तो अलग अलग क्यों बनाते, एक ही में नहीं बना देते क्या। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, तो 1 पॉइंट का वॉल्यूम ज़्यादा है, 2 का कम हो गया, 3 का कम हो गया, 4 का भी कम हो गया, यानी वॉल्यूम कम हो रहा है ना। लेकिन प्रेशर 1 का, 2 का देखिए, 3 का देखिए, 4 का। आप कहेंगे 2, 3, 4 का सर प्रेशर एक है और ज़्यादा प्रेशर है, और 1 का प्रेशर कम है सर, यानी वॉल्यूम कम हुआ है लेकिन प्रेशर बढ़ा है। देख पा रहे हैं ना। तो कंप्रेशन का मतलब यही होता है, वॉल्यूम कमना चाहिए, प्रेशर घटना चाहिए, वॉल्यूम कमना चाहिए, प्रेशर बढ़ना चाहिए, सॉरी हाँ, वॉल्यूम कमना चाहिए, प्रेशर बढ़ना चाहिए। तो अब तीनों ग्राफ एक ही तो नहीं होगा, एक होता तो ओवरलैप बनाते, अलग क्यों बनाते। तो तीनों कौन कौन किसका किसका हम आपको बता दें। आपको एक नॉलेज होगा, जब पढ़ाने में हम ये बात बताए थे 4th सेमेस्टर में भी आप लोगों को, कि एडियाबेटिक कर्व इज मोर स्टीपर, और ये हम 4th सेमेस्टर में प्रूफ करके बताए थे। एडियाबेटिक कर्व जो बनता है वो क्या होता है, इज मोर स्टीपर, मतलब खड़ा, स्टीपर देन आइसोथर्मल। क्या लिखे हैं देख रहे हैं, एडियाबेटिक मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल। मुद्दा को समझिए। तो यहाँ स्टीपर का मतलब होता है स्लोप ड्रॉ करा करके देखना पड़ेगा। स्टीपर का मतलब, आइए हम स्लोप वाला मेथड आपको बताते हैं। जैसे देखिए एक जगह स्लोप का मतलब वो इस पॉइंट से हम ड्रॉ किए, आगे इधर बढ़ाए, यहाँ से ड्रॉ किए, इधर कहीं चला जा रहा है, इधर कहीं ड्रॉ किए, मतलब कहीं पे भी, बस ऐसे ही दिखा रहे हैं हम रफली। मतलब आप एक चीज़ यहाँ से देख पा रहे हैं ना, थोड़ा बढ़िया तो बन नहीं पाया है, लेकिन एक चीज़ देख पा रहे हैं, 1 से 2 वाला जो स्लोप है, स्लोप यदि हम लिखें, स्लोप 1 से 2 का मतलब स्टीपर का बात करें, स्टीपर, तो स्टीपर आपका क्या है, 1 से 2 वाला ज़्यादा है, ज़्यादा खड़ा जैसा है या नहीं है, 1 से 2 वाला ज़्यादा है। स्लोप जो है 1 से 3 से, और स्लोप किस से, 1 से 4 से। है ना, समझ रहे हैं ना। यहाँ हम स्टीपर का बात कर रहे हैं, मतलब वो खड़ा टाइप का जो है उसका बात कर रहे हैं, उसका हम बात कर रहे हैं। मुद्दा को आप समझिए एक बार, एक बार मुद्दा को आप समझिए। ऐसे भी आपको एक चीज़ तो नॉलेज में होगा ना डियर, कि स्लोप का मतलब क्या होता है। थोड़ा हम समझाने के लिए यूज भला ही कर रहे हैं। टेन थीटा होता है स्लोप का मतलब, इतना बात आप जानते हैं। जब टेन थीटा होता है स्लोप का मतलब, तो थीटा का वैल्यू बढ़ाने से टेन का वैल्यू क्या होता है, थीटा का वैल्यू बढ़ाने से टेन का वैल्यू क्या होता है।
समझ पा रहे हैं ना? यहाँ पे टेन थीटा क्या होता है? स्लोप होता है। तो आपको स्टीपर को देखना है कि कौन सा स्लोप, मतलब कौन सा जो ये डॉटेड लाइन से दिखा है ना ग्रीन कलर, वो खड़ा जैसा दिख रहा है। आप कहेंगे 1 से 2 वाला के लिए जो बनाए ना सर, वो खड़ा जैसा दिख रहा है। फिर उससे थोड़ा सा सोया हुआ जैसा दिख रहा है 1 से 3 वाला, और 1 से 4 वाला तो थोड़ा और ज़्यादा एकदम लेट गया है, पूरा लेटने जैसा हो गया है कि नहीं है? यानी कि 1 से 2 जो होगा वो पता है किसके लिए होगा? तो जो ज़्यादा स्टीपर होगा उसको हम लोग बोलेंगे एडियाबेटिक। यानी 1 से 2 जो है वो पीवी टू दी पावर गामा का है, और जो सबसे कम है, सबसे कम कौन है स्लोप? तो पीवी का है, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का है, यानी कि आइसोथर्मल। पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या होता है? आइसोथर्मल। पीवी टू दी पावर गामा क्या होता है? एडियाबेटिक। तो दोनों के बीच में जो बच गया वो होता है पीवी टू दी पावर एन बराबर कांस्टेंट, और वो होता है पॉलीट्रॉपिक के लिए। तो ये बात आपको याद होगा, पॉलीट्रॉपिक के लिए होता है, एक एडियाबेटिक के लिए होता है, एक आइसोथर्मल के लिए होता है। पूरा नहीं लिखा है। तो यहाँ पे आप ग्राफ में देख पा रहे होंगे एरिया अंडर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। आप सभी बच्चों को याद होगा कि वर्क होता है, वर्क निकल जाएगा तो पावर हो जाएगा। तो किसका एरिया सबसे कम होगा? आप कहेंगे सर एरिया जो है, एरिया का बात करें तो मान लीजिए यहाँ 0 दे दें, यहाँ 5 नंबर दे दें, तो देखिए जरा हम यहाँ बता दें, ए आर मतलब एरिया, एरिया 01225, 0125, ये बताइए सबसे बड़ा होगा एरिया किससे? तो 0135 से। और क्या होगा? एरिया सबसे छोटा कौन होगा? तो आप कहेंगे 0145। 0145 सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है आपका देख रहे कौन कौन कैसे? तो यानी कि आप कहेंगे एरिया ही हम लोग को वर्क डन बतलाता है, और वर्क डन जब ज़्यादा होगा तो पावर भी ज़्यादा होगा, वर्क डन जब कम होगा तो पावर भी कम होगा। इसका मतलब आप कहेंगे सर सबसे कम एरिया हमारा सबसे कम वर्क का वैल्यू होगा, यानी 0145, यानी आइसोथर्मल वाला जो है 0145, जिसमें आइसोथर्मल वाला है उसमें सबसे कम एरिया हो रहा है। इसका मतलब उसी समय वर्क डन कम होगा, तो मतलब वर्क जो कंप्रेसर को चलाने के लिए देना पड़ेगा वो कम देना पड़ेगा, पावर भी क्या देना पड़ेगा? कम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप टिक लगाएंगे सीधा, पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, क्योंकि पहला ऑप्शन में 1.35 है पावर में भी का, जो कि आपका डी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। आपका क्लियरली ऑप्शन होगा आइसोथर्मल, ऑप्शन नंबर बी। आइसोथर्मल ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा ही बता पा रहे हैं क्योंकि पूरा बताने लगे तो पूरा सिलेबस पढ़ाना पड़ेगा। बस प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ज़्यादा फायदा उन्हीं बच्चों को बहुत ज़्यादा होगा जो एकदम जीरो लेवल में होंगे, आज तक पलटे भी नहीं होंगे पावर इंजीनियरिंग क्या चीज़ होता है, तो दिक्कत होगा। लेकिन जो जान रहे हैं क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व करते वो सीखना है, उनको काफ़ी बेनिफिट होगा डियर। चलिए नेक्स्ट 6ठा नंबर क्वेश्चन में, इन क्लोइड साइकिल गैस टरबाइन, देखिए क्या लिखा है, क्लोइड साइकिल गैस टरबाइन। गैस टरबाइन जो है आपको बता दें हम कि गैस टरबाइन में आप पढ़े होंगे दो टाइप का। एक तो होता है आपका ब्रेटॉन साइकिल बेस्ड, यानी कि प्रेशर बराबर कांस्टेंट वाला, और एक होता है आपका एटकिंसन। एटकिंसन साइकिल बेस्ड, जो कि होता है वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट। तो खैर अभी यहाँ पे गैस टरबाइन जो मोस्टली यूज करते हैं यही वाला, मोस्टली जो यूज्ड वाला है वो आपका कौन वाला है? ब्रेटॉन वाला है। ब्रेटॉन वाला जो है बाबू वो मोस्टली यूज्ड वाला है। चलिए तो ब्रेटॉन, अब ब्रेटॉन का ही बात, अब यहाँ पे और भी बातें होता है। ब्रेटॉन वाला जो है ना, ये आपका एक होता है ओपन, और एक होता है क्लोइड साइकिल टाइप। क्लोइड साइकिल टाइप, क्लोइड साइकिल। तो यहाँ पे पूछा है ना, इन ये क्लोइड साइकिल गैस टरबाइन द एयर इज कंप्रेस्ड। अब क्लोइड साइकिल में हम आपको बता दें, थोड़ा और भी नॉलेज बढ़ा दें, या फिर पूछेगा कभी। देखिए क्या होता है क्लोइड साइकिल में, क्या रहेगा? एक कंप्रेसर, एक आपका होता है कंबसन चैम्बर सीसी, और एक क्या होता है टरबाइन। इस तरीके से चीज़ें कनेक्टेड होते हैं। क्लोइड में एक आपका जो रहेगा वो कूलर भी रहेगा,
कूलर, जिसको इंटरकूलर भी बोलते हैं। इस तरह से साइकिल पूरा चलता है। ये क्लोइड हो गया। ओपन में क्या रहेगा, कंप्रेसर रहेगा, इधर से एयर लिया, फिर उसके बाद कंबसन चैम्बर होगा, यहाँ से यहाँ गया, और फिर उसके बाद आपका टरबाइन रहेगा, यहाँ से इसका एग्जॉस्ट होगा, एग्जॉस्ट टू एटीएम, एयर इन फ्रॉम एटीएम। ठीक है, इस तरह से काम होता है। तो ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल के बारे में समझ गए। कोई क्लोज साइकिल में पूछ दे कि कितना सारा होता है, तो आपका याद रखिएगा कंप्रेसर, कंबसन चैम्बर, टरबाइन और कूलर या फिर इंटरकूलर। और कोई पूछ दे ओपन साइकिल में कौन कौन पार्ट्स होता है, तो आप एक कूलर को हटा दीजिएगा, बाकी तो सब रहेगा, ओपन है। तो यहाँ से पता चल रहा है। तो इतना जरूरी था, उतना हम बता दिए। इन ए क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन एयर इज कंप्रेस्ड। अब बोला है कि एयर कैसे कंप्रेस्ड होता है क्लोज्ड साइकिल में। हम आपको बता दें, ये सब जो है डियर, ये आपका होता है वर्क्स ऑन ब्रेटॉन साइकिल। वर्क्स ऑन कौन साइकिल, ब्रेटॉन। और ब्रेटॉन साइकिल पे जो जब ये काम करता है, वर्क्स ऑन ब्रेटॉन साइकिल, तो ब्रेटॉन साइकिल में भी आपको बता दें कि कैसे कैसे होता है। पीवी डायग्राम यदि बना दे तो देखिए इस तरीके से होता है। और ये कैसा बन गया, देख रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। 1 से 2 जो है वो पीवी टू दी पावर गामा को फॉलो करता है, आइसेंट्रोपिक। ये भी जो है ये पीवी टू दी पावर गामा को फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पे एक है हीट का रिजेक्शन और एक है हीट का एडिशन। तो दोनों जगह पे आप देख पा रहे हैं, एडिशन के पास भी कांस्टेंट प्रेशर है, रिजेक्शन के पास भी क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। तो 4 प्रोसेस हो गया। कोई पूछ दे कंप्रेशन कैसे होगा, तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन जो है ये आइसेंट्रोपिकली होता है, आइसेंट्रोपिक। और एक्सपेंशन भी कैसे होता है, आइसेंट्रोपिक। 3 से 4 क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। तो अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा था, क्वेश्चन पे आइए। कंप्रेस्ड एयर इज कंप्रेस्ड, तो आप टिक लगाएंगे क्लियरली आइसेंट्रोपिकली, यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आइसेंट्रोपिकली, सब तो बता दिए ना, देख रहे हैं। कंप्रेशन, अभी कभी पूछ दे एक्सपेंशन, इसी क्वेश्चन में चेंज कर दे दी एयर इज एक्सपेंडेड, तो एयर इज एक्सपेंडेड का भी आंसर सेम होगा। कभी पूछ दे हीट एडिशन इन कंबसन चैम्बर, तो आप वहाँ आइसोबारी को टिक करेंगे। हीट रिजेक्शन इन कंबसन चैम्बर, मैंने हीट रिजेक्शन बाय द कंबसन, सॉरी, हीट रिजेक्शन इन क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन, तो आप याद रखेंगे कांस्टेंट प्रेशर ही। लेकिन यही ओपन वाला में, ओपन वाला में क्या बनता, ओपन क्या कह सकते हैं, मतलब बस 1 से 4 नहीं रहेगा, सॉरी 4 से 1 नहीं रहेगा, यानी कूलर नहीं रहेगा। अब याद रखिएगा कंबसन चैम्बर हमेशा और कूलर ये दोनों कांस्टेंट प्रेशर पे ही काम करते हैं, हीट एक्सचेंजर है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको पता चल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीहीटिंग इन ए गैस टरबाइन, देखिए पूछ दिया, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत जगह इसका आंसर गलत लिखा हुआ है, तो आज समझ लें आप क्या होगा। रीहीटिंग इन गैस टरबाइन इंक्रीजेज, रीहीटिंग होने से क्या इंक्रीज होता है, रीहीटिंग होने से क्या इंक्रीज होता है, जरा देखें तो क्या होता है। तो भाई रीहीटिंग का बात कैसे होता है समझिए। तो आप एक बात तो समझिए, रीहीटिंग ऑफ आइडियल ब्रेटॉन साइकिल, ठीक है। तो रीहीटिंग ऑफ आइडियल ब्रेटॉन साइकिल कैसे होता है, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि एक हमारा कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर के बाद कंबसन चैम्बर होता है, कंबसन चैम्बर में फ्यूल सप्लाई किया जाता है, फिर इसके बाद जो है ना वो कहाँ जाता है, टरबाइन में, और फिर टरबाइन से क्या होता है, बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। अब याद रहे सबसे पहले जो है ना वो हाई प्रेशर टरबाइन होता है लगा हुआ, इसके बाद एक और भी टरबाइन लगाया जाता है, लो प्रेशर टरबाइन,
और दोनों टरबाइन का शाफ्ट जो है ना, कंप्रेसर वगैरह का सब आपका कपल्ड रहता है। अब यहाँ के बाद एक जो है वो हीट एक्सचेंजर रहता है, ये चीज। फिर यहाँ से जो है वो फाइनली क्या होता है, ये एग्जॉस्ट होता है। अब समझे तो ये फाइनली फिर क्या होता है, एग्जॉस्ट होता है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फाइनल आउटपुट मिलेगा, फाइनल। क्लियर है? तो आप देख पा रहे हैं कि दो दो टरबाइन है। कभी पूछ दे कि रीहीटिंग में कितना टरबाइन होता है, तो आप याद रखेंगे दो टरबाइन, एक हाई प्रेशर टरबाइन और एक लो प्रेशर टरबाइन होता है। एक हाई प्रेशर टरबाइन होता है, एक लो प्रेशर टरबाइन होता है। अब हीट एक्सचेंजर में भी आपका हीट सप्लाई, आप देखिए हीट सप्लाई यहाँ भी होगा। अब एक खुशी का बात है ना कि एफिशिएंसी यदि आप लिखेंगे तो एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, तो भाई नेट वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई होता है डियर, ACNO होता है नहीं। अब नेट वर्क आउटपुट क्या होगा, तो आप कहेंगे टरबाइन जितना डेवलप किया, कंप्रेसर जितना खाया पिया, डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई, HS। तो यहां पे आप ध्यान से देखिए तो एक बात तो समझ में आ रहा है कि कंप्रेसर वर्क जो है वो आपका कांस्टेंट है, हीट सप्लाई जो है ये कांस्टेंट नहीं है, हीट सप्लाई जो है वो आपका बढ़ा है। आप कहेंगे कैसे बढ़ा सर, अरे दो दो जगह हीट दिए, सप्लाई किए, तो हीट सप्लाई बढ़ा ना। टरबाइन वर्क जो है वो आपका क्या हो रहा है, वो बढ़ा है। देख रहे क्या हो रहा है, हीट सप्लाई जो है वो आपका बढ़ा है, टरबाइन वर्क भी क्या है आपका, बढ़ा है। तो अल्टीमेटली एफिशिएंसी क्या होगा आपका, हीट सप्लाई बढ़ने से एफिशिएंसी तो कम होगा ना। यानी अब कहेंगे कि ये जो रीहीटिंग करने से जो है ना, वो हमारा जो है वो वर्क जो है बढ़ा है, टरबाइन का वर्क बढ़ा है। जरा हम इसको पीवी डायग्राम से भी आपको एक बार समझा दें। पीवी डायग्राम जरा देखिए। तो सबसे पहले तो हम नाम दे दें, तो 1 से 2 हुआ होगा, 2 से 3 भी जो है ये आपका इस तरह से आप बना सकते हैं। तो आप स्टार्टिंग में देखिए 1 से 2, तो 1 से 2 में जो है ना, एक मिनट याद रखिएगा, रुकिए। इस भी डायग्राम को भी यहाँ से काटिए, इस भी डायग्राम को काटिए। TH डायग्राम पहले बनाइए, एक मिनट। TH डायग्राम, TS बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए बनाते हैं TH डायग्राम। तो TH डायग्राम में सबसे पहले क्या होगा, 1 से 2। देखिए ये वाला जो पूछा गया है ना, ये आपका यूनिट नंबर हम आपको एक बता दें, यूनिट 3 का है, गैस टरबाइन यूनिट का है, गैस टरबाइन यूनिट का है। ये क्वेश्चन गैस टरबाइन यूनिट का है। ये भी क्वेश्चन जो है ना, क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन, सब गैस टरबाइन यूनिट का है, क्योंकि पावर प्लांट में भी पढ़ना है
तो पावर प्लांट वो एक ही जैसा है, चीज़ें कुछ अलग नहीं है, लेकिन अभी हम पावर इंजीनियरिंग का कर रहे हैं, यूनिट नंबर 3 का गैस टरबाइन का। तो 1 से 2 बनाए, आइसेंट्रोपिक होता है। 1 से 2 याद रखिएगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन में आइसेंट्रोपिक होगा, एक्सपेंशन में भी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, यानी दो जगह टरबाइन है। फिर इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद जो है वो हीट सप्लाई हुआ, तो 2 से 3। फिर इसके बाद क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ 3 से 4। और फिर इसके बाद क्या हुआ, हीट सप्लाई 4 से 5। फिर इसके बाद क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ 5 से 6। तो ये है आपका। तो हीट सप्लाई आप देखिए ज़रा, दो जगह है। तो एक जगह जो 4 से 5 लिखे हैं ना, वो आप कह सकते हैं रीहीटर। यहाँ पे क्या है, 4 से 5 में रीहीटर है, रीहीटर का यूज किया गया 4 से 5 में। अब हम इसका ये बना देते हैं पीवी डायग्राम भी। पीवी बता दें, आपको समझाते हैं थोड़ा सा रफली। पीवी डायग्राम कैसे होगा, तो पीवी डायग्राम आपका 1 से 2 क्या है, कंप्रेशन। देखते हैं, बनाते हैं। तो 1 से 2 हो गया कंप्रेशन। फिर 2 से 3 हो गया, फिर 3 से 4 हो गया, एक मिनट क्या बना दे रहे हैं। एक मिनट डियर, वो थोड़ा रॉन्ग बना रहे थे, थोड़ा पेन चल नहीं रहा है। 1 मिनट रुकिएगा, स्थिर रहिएगा। चलिए अभी देखते हैं, एक मिनट। अरे अच्छा, चलिए ठीक है, काम करने लगा है। 1 से 2 हुआ आपका, एक बार। 1 से 2 कंप्रेशन। कंप्रेशन के बाद क्या है, 2 से 3 आपका। और फिर 3 से 4 क्या हुआ, फिर से एक्सपेंशन, एक बार एक्सपेंशन, क्योंकि इसमें दो दो टर्बाइन है ना। और फिर क्या होगा, 3 से 4 के बाद 4 से 5। तो ये जो देख रहे हैं, ये आपका क्या हुआ है, तो यहाँ से यहाँ ये जो ग्राफ बना है ना, दोनों कैसा बना, क्लॉकवाइज, क्योंकि 3rd यूनिट में आप ऐसे भी देखे होंगे। गैस टरबाइन क्या है, ये सब क्लॉकवाइज वाला है। क्लॉकवाइज वाला मतलब कि पावर प्रोड्यूसिंग वाला है। तो ये पीवी डायग्राम बन गया है, उल्टा पुल्टा बना दे रहे थे एक दो बार, खैर कोई बात नहीं। अब देखिए ये पीवी डायग्राम हुआ। यहाँ पे देखिए हीट सप्लाई का बात करें ना, हीट सप्लाई का तो देखिए दो जगह हुआ है हीट सप्लाई। 4 से 5 में जो जोड़ा गया है ना, वो क्या जोड़ा गया, रीहीटर, ठीक ना। और हीट रिजेक्शन कहाँ से कहाँ हुआ है, 6 से 1 में। तो ये आपका पीवी टीएच डायग्राम बना। यहाँ से ध्यान से आप देखेंगे
तो देखिए वर्क दो जगह हुआ है टरबाइन का, वर्क दो जगह, एक बार 3 से 4, एक बार 5 से 6। तो वर्क डेवलप्ड बाय द टरबाइन जो है वो इंक्रीज किया है, वर्क डेवलप्ड बाय द टरबाइन जो है वो इंक्रीज किया है, क्योंकि एक्सपेंशन के टाइम ही तो वर्क डेवलप्ड बाय द टरबाइन इसमें इंक्रीज किया है। यानी कि इसका जो होगा वो आपका इंक्रीजेज का बात किया तो ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, टरबाइन वर्क। यानी टरबाइन वर्क इसमें बढ़ता है। टरबाइन का वर्क ऐसे भी ना आप जुबानी भी बोल सकते थे, इतना हम समझा दिए खैर कि दो दो टरबाइन लगा तो ऑब्वियस है वर्क आपका बढ़ेगा। लेकिन दो दो टरबाइन लगा बात तो सही है, लेकिन हीट सप्लाई भी तो बढ़ा दिया आप। तो हीट सप्लाई बढ़ाए तो एफिशिएंसी आपका घट जाएगा, एफिशिएंसी नहीं बढ़ पाएगा बहुत ज़्यादा, एफिशिएंसी इस केस में बहुत अच्छा से नहीं बढ़ पाएगा, है ना, वो घटेगा ही एफिशिएंसी, वो बढ़ेगा नहीं बहुत ज़्यादा। तो ये बात को समझेंगे, यानी कि थर्मल एफिशिएंसी नहीं बल्कि इसका होगा इंक्रीजेज टरबाइन वर्क, इंक्रीजेज टरबाइन वर्क। यहाँ से भी कुछ कुछ आप और भी रिलेट करके आपको बता सकते हैं। देखिए ये पीवी डायग्राम, एरिया अंडर पीवी डायग्राम क्या होता है, वर्क डन। तो देखिए यदि रीहीटर नहीं होता, रीहीटर नहीं होता तो ये जो अभी ब्लू कलर से एरिया हम निकाल रहे हैं, ये एरिया नहीं होता ना, नहीं इतना वर्क नहीं होता, तो इतना वर्क तो घट जाता। अभी वर्क हमारा समझ रहे हैं, टोटल वर्क बराबर कितना हो रहा है, टोटल वर्क बराबर, तो टोटल वर्क बराबर हो रहा है बाबू एरिया, एरिया 1 2 3 4 5 6, ये पूरा टोटल वर्क है ये एरिया निकालेंगे तो। और एरिया ही बतलाते हैं, एरिया अंडर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम वर्क डन देता है, एरिया अंडर टेम्परेचर वर्सेस इंट्रोपी डायग्राम हीट सप्लाई और हीट रिजेक्टेड का बात करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इतना तो बता ही दिए, अब आगे कुछ और। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, देखिए एक नया चीज़ आया, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन किसके बराबर होता है। तो हम आपको बता दें कि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो है ना, रेफ्रिजरेशन का यूनिट है ये, रेफ्रिजरेशन का यूनिट कभी पूछ दे तो आप याद रखिएगा टन में बताते हैं, मतलब टीआर में बनाते हैं, टीआर इसी को बोलते हैं टीआर, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो 1 जो टीआर है ना, 1 टीआर वो बराबर होता है 335 गुने लगभग 1000 डिवाइडेड बाय 24 आवर। तो बराबर कितना होगा, 335 गुने 1000 डिवाइडेड बाय सेकेंड में चेंज करेंगे 24 गुने 36 तो हो जाएगा। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो लगभग शायद 3.87 ऐसा कुछ आता है मान लीजिए, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो है ना वो प्रैक्टिकली हम लोग ले लेते हैं 3.5 किलोवाट, 3.5 किलोवाट ले लेते हैं, यानी 1 टीआर का वैल्यू। यहाँ पे जो 335 है, 335 ये है किलो जूल पर केजी, 335 किलो जूल पर केजी है, और ये जो वैल्यू है ना ये लेटेंट हीट का वैल्यू है, लेटेंट हीट ऑफ बर्फ यानी आइस का। 1000 जो है ना वो 1000 केजी ऑफ वाटर है, और 24 घंटा तो आप समझ ही रहे हैं। और भी आप जानते हैं कि किलो जूल पर सेकेंड मिलकर के जो है वो किलो वाट बनता है, ये भी बात जानते हैं आप। तो किलो वाट यहाँ पे आ गया है। और 1 टीआर को कैसे डिफाइन किया ना डियर, तो 1 टीआर को डिफाइन किया गया है कि इट द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड, द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड मतलब उसको रिजेक्ट करना, बाहर निकालना। तो द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1000 केजी, जिसको 1 टन भी बोलते हैं, 1 टन मतलब 1000 केजी, 1 टन मतलब 1000 केजी होता है या नहीं होता है, फ्रॉम 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू कन्वर्ट इट इनटू 0 डिग्री सेल्सियस आइस इन 24 आवर्स। इन 24 आवर्स भी बोलना जरूरी है, तो उसी को बोलते हैं 1 टीआर। मतलब 1000 के पानी से कितना अमाउंट का हीट को हम निकालें, और ये काम जो है हीट निकलने का ये 24 घंटा तक पूरा चलेगा। तो जितना अमाउंट ऑफ हीट आप उससे निकालेंगे जो कि पहले 0 डिग्री सेल्सियस में था, अब वो 0 डिग्री सेल्सियस किस में बनेगा, बर्फ बनेगा। तो वही अमाउंट ऑफ हीट जो है हीट डिवाइडेड बाय टाइम, वही कहलाता है हमारा टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो 1 टीआर बराबर होता है 3.5 किलोवाट, और ये प्रैक्टिकली होता है, मतलब ये यही हम लोग यूज करते हैं प्रैक्टिकली। लेकिन थियोरेटिकली जो आया 3.87 ऐसा कुछ आया।
अब देखिए यहाँ पे पूछा 1 टीआर बराबर कितना, लेकिन यहाँ पे देखिए किलोवाट में नहीं पूछा डियर, किलो जूल पर मिनट में। जरा देखिए ना क्वेश्चन वाला कितना चालाक था। तो 1 टीआर बराबर 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, इतना तो अभी आप समझ गए। बराबर जरा देखिए ना किलो जूल पर मिनट में हम लाते हैं, तो आप कहेंगे किलो जूल रहेगा। मिनट में लाने के लिए क्या करेंगे, पर मिनट। 1 सेकेंड में 1/60, तो 1/60 लिखेंगे ना। 1 सेकेंड बराबर 1/60 मिनट होगा कि नहीं होगा। तो नीचे सेकेंड है बाबू। अब आने की कितना होगा, 3.5 इंटू 60 से गुना करेंगे तो आ जाएगा किलो जूल पर मिनट। तो यहाँ जरा देख लीजिए कि ये आएगा 210 किलो जूल पर मिनट। तो आप कहेंगे कि सर इसका मतलब 1 टीआर का वैल्यू जो है वो 210 किलो जूल पर मिनट के बराबर है। बिल्कुल सही है, ये 210 किलो जूल पर मिनट के बराबर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 21 नहीं होगा, सी में 420 है नहीं होगा, डी में 620 है नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा और वो होगा 210 किलो जूल पर मिनट। यूनिट को समझिएगा। लेकिन कभी कभार अभी क्वेश्चन में पूछ दे किलो वाट में, तो अब 3.5 किलो वाट को टिक लगाएंगे और किलो वाट का मतलब होता है किलो जूल पर सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वां नंबर, द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए सीओपी आप सुने होंगे, ये ना आप सुने होंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के टाइम जब रेफ्रिजरेटर हीट पंप का बात होता है तो द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑलवेज, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑलवेज जो है ना वो ग्रेटर देन 1 होता है। ग्रेटर देन 1 होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। देखिए आप याद किए होंगे सीओपी जो होता है ना, आपको याद होगा कि हीट पंप का जो होता है वो होता है डियर 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, होता है या नहीं, और भी होता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन भी होता है। तो खैर हम हीट पंप और हीट रेफ्रिजरेटर का बात करें तो हीट पंप का कितना होगा, 1 से तो ज़्यादा हो ही रहा है, 1 प्लस है। और रेफ्रिजरेटर का भी बात करेंगे ना तो उसका भी 1 होता है, जो कि अब जैसे VCRS पे मोस्टली तो चीज़ें VCRS पे चल रहा है, तो VCRS का कितना है, तो VCRS का आपको हम लिखवाए हैं 3 क्या है 5, 3 एक VARS का है ना वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसका 0.3 से 0.5 होता है। तो आप कहेंगे सर तो फिर ग्रेटर देन कैसे हुआ, तो फिर बाबू लेस भी तो नहीं होगा, है ना। तो एक काम करेंगे, इसका ग्रेटर देन को ही आप सही टिक करेंगे, ग्रेटर देन, क्योंकि VARS पे बेस्ड ना नहीं के बराबर यूज में आता है, VCRS वाला ही सबसे ज़्यादा होता है 99% चीज़ें आप समझे तो इसीलिए ग्रेटर देन 1 होगा और VCRS वाला 3 से 5 होता है। ग्रेटर देन 1 को आप टिक करेंगे। COP क्या होता है, कई पूछ दे COP क्या होता है, तो आप याद रखेंगे COP जो होता है ना, जैसे रेफ्रिजरेटर के लिए बात करें तो रेफ्रिजरेटर के लिए होता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। याद रखिएगा, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, और रेफ्रिजरेटर के लिए होता है लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर माइनस लोअर, ठीक है। और कभी मान लीजिए COP हीट पंप का पूछ दे तो क्या होगा, तो याद रखिएगा हीटिंग इफेक्ट HE डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, और ये जो होता है ना ये होता है हायर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर माइनस लोअर, ठीक है, इस तरह से होता है। यानी कि हीट पंप में ऊपर हायर होगा, नीचे हायर माइनस लोअर, हीट रेफ्रिजरेटर में ऊपर लोअर होगा, नीचे दोनों का सेम है, ऊपर सिर्फ एक में लोअर है तो रेफ्रिजरेटर, क्योंकि ठंडा रखना है तो आदमी रख सकते हैं आप, ठंडा रखना है तो लोअर रखेंगे, और हीट पंप मतलब हीट करना है तो ऑब्वियस ऊपर में हायर टेम्परेचर होगा, इसीलिए ऊपर TH। तो खैर उम्मीद है बातें को आप समझ पा रहे हैं, चीज़ों को हम जितना हो सके उसके अगल बगल का चीज़ हम बता दे रहे हैं। यहाँ से एक बात और याद रखिएगा, COP हीट पंप बराबर 1 प्लस COP रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफिशिएंसी हीट इंजन, बी होगा, है ना। कभी ये बी आपको ऑप्शन में आ जाए तो ये भी। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन और लास्ट है डियर, हम इसके बाद जो है ना वो नेक्स्ट ईयर का डिस्कस करेंगे, जैसे यहाँ से 2015 हो गया, 2016 का डिस्कस करेंगे अगला लेक्चर में। सभी आप देख लेंगे ना 2014, 15, 16 इधर जो भी डिस्कस करेंगे एकदम ऑब्जेक्टिव यहीं से आएगा, गारंटी होगा मेरा यहीं से आएगा। देखिए पूछा थी टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड, अब हम आपको बता दें ये जो है यूनिट 4 का है, इससे पहले वाला भी यूनिट 4 का था, जिसमें COP था ना वो भी यूनिट 4 का था। 4 ही यूनिट है टोटल आपका पावर इंजीनियरिंग में, जो डिप्लोमा 5 सेमेस्टर में JUT में उसमें 4 यूनिट है। द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड
जो एयर का टेम्परेचर आप रिकॉर्ड किए हैं, रिकॉर्डेड बाय थर्मोमीटर के द्वारा, व्हेन इट इज नॉट, देख रहे नॉट अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर, मॉइस्चर से अफेक्टेड ना हो तो उसको क्या कहते हैं। देखिए कहने का मतलब है ना कि एक आप थर्मोमीटर लिए, ऑर्डिनरी थर्मोमीटर, और ऑर्डिनरी थर्मोमीटर का जो बल्ब है इसको क्या बोलते हैं, बल्ब, और इधर क्या बना रहता है, इसका स्केलिंग वगैरह रहता है, और इसके अंदर क्या रहता है, पारा भरा हुआ रहता है, क्योंकि पारा का थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होता है। ये एक ऑर्डिनरी थर्मोमीटर है। देखिए लिखा है नॉट अफेक्टेड बाय मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब क्या होता है डियर, तो आप कहेंगे सर मॉइस्चर का मतलब है इसमें आपका ड्राई एयर भी है और प्लस क्या है, वाटर वेपर है। यानी आप कहेंगे मॉइस्चर का मतलब थोड़ा भीगा भीगा वाला चीज़ है, वाटर वेपर है क्योंकि। तो नॉट अफेक्टेड बाय मॉइस्चर मतलब मॉइस्चर नहीं है, यही समझिए, मॉइस्चर नहीं है। यानी बल्ब सीधा क्या रहेगा, सूखा रहेगा। बल्ब क्या है, ड्राई। तो जब बल्ब आपका ड्राई रहेगा, बल्ब आपका ड्राई रहेगा तो जो टेम्परेचर को मेजर करेंगे बाबू लोग, उस टेम्परेचर को बोलेंगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर। यही समझ में आ रहा है। लेकिन इसी में देखिए क्या कभी पूछ दे कि नॉट अफेक्टेड को अफेक्टेड कर दे, सिर्फ इस साल के क्वेश्चन में मान लीजिए ऐसा, ये स्केल बना हुआ है, नॉट अफेक्टेड को बस अफेक्टेड कर दे। अफेक्टेड का मतलब हुआ ये, मान लीजिए कि ये आपका कवर्ड बाय वेट क्लॉथ या वीक, वीक मतलब होता है बाती, वीक मतलब बाती का मतलब हो दिया बाती, आप नाम सुने होंगे दिया बाती, अरे नहीं जो जलाते हैं आप लोग, जो नहीं लालटेन वगैरह में जलता था या फिर जो भी है, तो उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो आपका भीगा हुआ कपड़ा से ढका हुआ है या फिर विक से, तो इस कंडीशन में जो ये मेजर करेगा बाबू, याद रखिएगा इसको बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। जब बल्ब भीगा हुआ तो वेट बल्ब टेम्परेचर, और जिसको WBT बोला जाता है, और ड्राई बल्ब टेम्परेचर को बोलते हैं DBT। ठीक है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को DPT, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और भी हम आपको चलते फिरते बता दें कि 4 जो है, 4 सेचूरेटेड, कभी पूछा जा सकता है 4 सेचूरेटेड एयर। सेचूरेटेड एयर के लिए जो होता है ना, वो आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर। सेचूरेटेड एयर का मतलब होता है फाई बराबर 100%। फाई जो यहाँ पे है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए है, पढ़ाई किए हैं आप। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ वेपर अंडर सेचूरेशन कंडीशन, इसलिए तो सेचूरेटेड एयर के लिए होता है फाई बराबर 100%, और इस कंडीशन में ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और बराबर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपका बराबर होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, 4 अनसेचूरेटेड, कभी पूछ दे एग्जाम में कि अनसेचूरेटेड एयर के लिए क्या होगा, तो याद रखिएगा डियर लोग कि अनसेचूरेटेड के लिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर सबसे बड़ा होता है, उसके बाद वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, सबसे छोटा जो होता है वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो होता है ना, सबसे छोटा होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर सबसे बड़ा, और वेट बल्ब टेम्परेचर बीच में होता है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का मतलब है जस्ट एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कंडेंसेशन जस्ट स्टार्ट होता है, जस्ट स्टार्ट होता है। मान लीजिए अभी ये वाटर वेपर के फॉर्म में कंडेंस होकर के लिक्विड बनेगा, तो जस्ट जो स्टार्ट होगा जिस टेम्परेचर पे कंडेंसेशन, उसको हम लोग बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट, ड्यू मतलब होता है ओस, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। उम्मीद है ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब फिर भी आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे हमको कैसे पता चलेगा डियर, तो आप कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है मेरा इस लेक्चर से, ये सब की सीरीज़ से कुछ बेनिफिट मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करें, और वीडियो को जितना से जितना हो सके ना सभी कॉलेज ग्रुप में आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि एग्ज़ाम में वो लोग को भी बेनिफिट हो सके। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे ऐसे ही प्यारे प्यारे लेक्चर लेकर के आपके सामने, तब तक आप जो है वो बिल्कुल खुश रहें, मुस्कुराते रहें, बिल्कुल घबराएं नहीं पढ़ाई से। टाइट है, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।